हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के एग्जाम के बारे में। इकोनॉमिक्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है, इकोनॉमिक्स के पेपर में कितने सेक्शंस रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स बेटा 12th क्लास का सब्जेक्ट कोड है 318। मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनआईएस में इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम टाइमिंग जो आपको मिलेगी वो 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स की टाइमिंग मिलेगी। दो सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके 50 होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। आप देखते चलेंगे सेक्शन ए से कि क्वेश्चन आता कैसा है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? तो बेसिकली बेटा अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन इज ए करेक्ट, अर्थमेटिक मीन। द सिंबल सिग्मा यहाँ पे बना हुआ है स्टैंड फॉर। देखा होगा हम लोगों ने, जब स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालते हैं तो सिग्मा का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम। किस सेंट्रल प्रॉब्लम को रिलेट करता है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको लेकर। रिसोर्सेस ग्रो व्हेन देयर, रिसोर्सेस कहां पे ग्रो होंगी? फिजिकल अवेलेबिलिटी इंक्रीज या क्वालिटी इंप्रूव? देखो बेटा, क्वालिटी इंप्रूव अगर हम बढ़ाते हैं, क्वालिटी को अच्छा करेंगे तब भी होगा, और अगर हम फिजिकल अवेलेबिलिटी भी बढ़ा देंगे तो तब भी होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है, वो डिपेंड किस पे करती हैं? कहीं ना कहीं हमारी डिमांड पे। तो उसके अकॉर्डिंग कैसा होगा? वो डाउनवर्ड। व्हेन इनकम चेंजेस डिमांड फॉर अ गुड, अगर डिमांड फॉर अ गुड क्या होगी अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो ऑप्शन क्या आएगा? मे राइज और मे फॉल। क्यों आएगा बेटा? अगर इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम घटी तो हमारी डिमांड घटेगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट को उतना परचेज नहीं कर पाएंगे अगर हमारी इनकम डाउन होती है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्लेरिफाई तो नहीं किया कि इनकम रेज, अगर ये लिखा होता तो ऑप्शन हो जाता डिमांड रेज, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा क्या? इनकम चेंजेस। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? मे राइज और मे फॉल। ठीक है। द मेजर ऑफ प्राइस, प्राइस को कैसे हम मापेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ नॉर्मल गुड। कैसे, कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द assumptions that supply changes only due to change in price of given goods। कब चेंज होगा? जब हमारे पास जो प्राइस है, जो उस पर दिया गया किसी भी चीज पे, अगर उसको चेंज करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसी बनेगी? हमेशा यू। ये आपने देखा भी होगा, याद कर लेना बेटा, ये कर्व वाले सारे जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना। मार्जिनल कॉस्ट यानी जो बीच का मार्जिन जो हम डिसाइड करते हैं उसकी बात चल रही है। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि एक जैसे लगने वाले प्रोडक्ट। हमारे पास बिस्किट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है मार्केट में, पार्ले जी अपना बना रहा है, कोई दूसरी कंपनी अपना बना रही है, तीसरी कंपनी ब्रिटानिया अपना बना रही है। तो क्या एक जैसे प्रोडक्ट है? अब जब एक जैसे प्रोडक्ट होंगे तो कंपटीशन रेज हो जाएगा, क्योंकि सभी एक ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो पहली चीज है बेटा, जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ी होगी, तो क्या होगा? प्राइस रेज हो जाएगा। मार्केट में अगर आधा किलो अगर हमारे पास टमाटर एक ठेले पे बचे हुए हैं और खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। दूसरी चीज क्या है? डिमांड, डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे कि भैया हमें अगली बार इतना चाहिए। सप्लाई भी बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट डे वही व्यक्ति एक्स्ट्रा लेके आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है। ग्रुप बिहेवियर इज द फीचर ऑफ
ऑलिगोपॉली। ये किसका फीचर होता है बेटा? ऑलिगोपॉली। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड। इससे आपको रिलेटेड एक और क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में इस बार मिल सकता है। Interest which is included in the national income is the income of who provide fund to। जो प्रोवाइड फंड किसको प्रोवाइड करेगा बेटा? जहां पे प्रोडक्ट बन रहा होगा, और जहां प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट, प्रोडक्शन यूनिट। एज पर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, एज इनकम इंक्रीज कंजप्शंस आल्सो इंक्रीज। क्या लिखा हुआ? इनकम इंक्रीज कंजप्शन आल्सो इंक्रीज बट एट अ लोअर रेट। क्यों लोअर रेट? धीमे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है तो कुछ चीजों पे तो हमारा कंजप्शन बढ़ सकता है, हर चीजों पे नहीं। और इनकम हर व्यक्ति की उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, और इनकम अगर बढ़ती भी है तो हम तुरंत जाके सारी चीजें नहीं खरीदेंगे, धीमे धीमे करके चीजों को कंजप्शन रेज करेंगे। एक मोबाइल है घर में, इनकम बढ़ गई है तो हम दूसरा मोबाइल लेंगे, लेकिन ये नहीं कि आज इनकम बढ़ी आज ही ले लें। कोई हो सकता है कोई आज ले ले, कोई 4 दिन बाद ले। तो इस तरीके से लोअर रेट रहेगा। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज, मनी सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है? M3। करेंट अकाउंट डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन्ड बाई, किसके? करेंट अकाउंट, और मैंने आपको बताया था सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका होता है? पर्सनल व्यक्ति का होता है। करेंट अकाउंट किसी कंपनी का या किसी फर्म का होता है। तो किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा? फर्म के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका। विच वन इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसे हम कहते हैं गिफ्ट टैक्स। किसी को हमने कोई गिफ्ट में कुछ भी मिला, करोड़पति में जीत गए, कौन बनेगा करोड़पति? 1 करोड़ रुपए जीत गए, उसका डायरेक्ट हमारा पैसा कट गया, तो दैट इज अ गिफ्ट टैक्स। ठीक है ना। तो अब गिफ्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में कंसीडर किया जाता है। ओके। द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? कॉमर्शियल रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों तरीके के हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। फिल इन द ब्लैंक्स आया बेटा। कन्वेंशनली इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, किसमें करते हैं हम लोग? जनरली किसमें करेंगे? परसेंटेज में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परसेंटेज। द वैल्यू ऑफ बेस पीरियड इन इंडेक्स नंबर इज, तो बेस पीरियड कितना रहता है? क्योंकि अगर हम परसेंटेज में करते हैं तो कितना रहेगा? 100। सिंपल है, तभी हम परसेंटेज में उसको कंसीडर कर पाएंगे। क्वार्टाइल इज द मेजर विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 3 पार्ट, कितना? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंड 3 क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। द नंबर ऑफ क्वार्टाइल इज 3। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। +1 -1 आर द वैल्यू ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशंस की जो वैल्यूज होती हैं +1 से लेके -1 के बीच के अंदर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है व्हेन द क्वालिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइज इज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। किसमें क्वालिटी डिमांडेड को कैसे रेज होगी? अगर हम कोई ऑफर देते हैं कि 1 बाय गेट 1 बाय 1 फ्री, है ना, या हम 20% ऑफ, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो या तो प्राइस को हम क्या कर देंगे? फॉल कर देंगे। इट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसको क्या कह रहे हैं हम? डिमांड को बढ़ाना। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 इज लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1, दैट इज फॉल्स, क्योंकि -2 जो है वो लेस देन इस इलास्टिसिटी डिमांड -1, ये गलत हो जाएगा। व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक, ये भी डन, जी फॉल्स होगा। ठीक है ना। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 26 फिर से देखेंगे। ट्रू और फॉल्स दोबारा से आ गया। रेंटल वैल्यू ऑफ अ फर्म इज ऑन बिज ऑफिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉल्स। रेंटल वैल्यूज जो है वो उसकी खुद की कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट का होता है। बिल्कुल सही है, हिस्सा है जो हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा? इनपुटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्शन इज सप्लाई मींस अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जैसे ही अगर सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो क्या आएगा? अपवर्ड। Fill in the blanks है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Beside primary sector, other sectors of the economy are secondary. प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैसे होंगे? सेकेंडरी एंड टर्शरी।
क्योंकि कुछ सेकेंडरी में रखेंगे, किसी को हम टर्सरी में रखेंगे, तो 2 सेक्टर्स आ जाएंगे हमारे। फिर से आगे, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेपाल। नहीं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी नेपाल का हिस्सा नहीं होगी। कहीं की भी कोई भी एम्बेसी हो किसी अदर कंट्री में, अगर उसको स्थापित करते हैं तो वो उस टेरिटरी का हिस्सा नहीं कहलाती है। ठीक है। मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री इज इंटरमीडिएट गुड। नहीं, मशीन परचेज कैसे हो सकती है, उससे जो प्रोडक्शन होगा वो होगा उसका इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, फॉल्स। जीएनपी इज अ नेशनल इनकम, फॉल्स। नहीं, जीएनपी लेस देन जीडीपी। ठीक है, जीएनपी लेस देन जीडीपी इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ट्रू। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन इन नेशनल इनकम, वेजिटेबल परचेज बाय होटल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बट व्हेन परचेज्ड बाय हाउस होल्ड इज कंजप्शन प्रोडक्ट। क्योंकि हाउस होल्ड में क्या है, क्योंकि बेटा हाउस होल्ड में तो अगर हम सब्जी घर के लिए लेके आए तो जाहिर सी बात है उसे हम खुद खाएंगे, और होटल्स में अगर हम ले रहे हैं तो होटल्स में क्या करेंगे, उस सब्जी का हम प्रोडक्ट बनाएंगे और वो हम सेल करेंगे, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि उसके बाद होटल को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद उसको सर्व करना है, और घर में क्या उसको कंजप्ट करना है, तो वो कंजप्शन गुड्स हो जाएगा घर के लिए और होटल के लिए फाइनल प्रोडक्ट। The two part of disposable income are consumption expenditure and saving। ठीक है, दो ही पार्ट होते। पहले तो हम कोई भी पैसा हमारे पास आया तो हमारा खर्चा कितना है, तो एक्सपेंडिचर भी वर्ड इसीलिए यूज किया गया, तो हमारा खर्चा क्या है और हमारी सेविंग क्या है, दो ही चीजों पे काम करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन चेंज इन इनकम इक्वल चेंज इन इन्वेस्टमेंट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। कितनी होगी, 1। The result of excess demand in an economy is rise in price level। प्राइस लेवल में राइज कर दो। ठीक है, एक्सेस डिमांड जब होती है तो क्या करते हैं, हम पैसा बढ़ा देते हैं, चीजों को महंगा कर देते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है, ट्रू फॉल्स। रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज प्लान एक्सपेंडिचर। नहीं, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि पहले प्री प्लान थोड़ी ना करेंगे, जो एक्सपेंडिचर आएगा उसको हम प्री प्लान नहीं कर सकते, फॉल्स हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बेसिस इज अ फिशल मेजर, ये करेक्ट हो जाएगा बेटा, ट्रू होगा इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा भी, इसमें हमने एक ऑब्जेक्टिव भी देखा था, कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉमर्शियल रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें मिल गया। सेक्शन बी बेटा, ये सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे हमें राइट डाउन करना रहेगा। हमें एक क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको मैं तुमसे बोलूंगा कि फिर से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। पहला क्वेश्चन यही दिया गया कि लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो इसको बेटा पढ़ लेना। ठीक है, लीनियर एंड कोलिनियर के क्या होता है आंसर्स, वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये कोरिलेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जा सकता है। नेम टू मैथमेटिकल एवरेजेस। दो मैथमेटिकल एवरेजेस के फार्मूले बताने हैं, तो हमने तो कई सारे पढ़े हैं। एक तो अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने जनरली पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम बता सकते हैं, और इसका कैलकुलेटिव मोड का फार्मूला भी हम बता सकते हैं कि मोड का कैलकुलेटिव फार्मूला क्या होता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर इशू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या है पर्पस जिससे कि हम इंडेक्स नंबर इशू करते हैं और किस तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेम एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड ओनली। केवल मार्केट की डिमांड को अफेक्ट कौन से दो फैक्टर करते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, किस तरीके से, एक तो हम लोगों ने देखा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो भाई हम पीछे भी देख रहे थे। दूसरा हमारा क्या है कि हमारी अगर इनकम बढ़ जाती है तो हमारे कहीं ना कहीं चीजें खरीदने का शौक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स या कस्टमर, जो भी आप वर्ड लिख सकते हो। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि हमें रिलेशन बताना है शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस, कैसे प्राइस में इलास्टिसिटी आती है डिमांड के दौरान। एक्सप्लेन प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है तो आंसर क्वेश्चन बड़ा अजीब है, इसको तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, सोशल कॉस्ट है, इसकी जगह पे आप सोशल कॉस्ट का भी आंसर दे सकते हो, ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था। हाउ टू प्राइस ऑफ इनपुट इन्फ्लुएंस सप्लाई।
प्राइस ऑफ इनपुट कैसे सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे? व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट लाइक लेबर और रॉ मटेरियल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीज। यदि हमारे पास कोई 200 रुपए में पर डे पे काम कर रहा था, यदि वो व्यक्ति 400 रुपए पर डे के हिसाब से लेने लगा है, तो डेफिनेटली है कि हमारा जो प्रोडक्ट रिलीज होगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी रेज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ इनपुट रेज हो गया। ठीक है, हाउ डज टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस सप्लाई? ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन? क्वेश्चन ये देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसको आप में पढ़ लेना, मैंने बताया ना कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना। ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमें यहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का एक कर्व बनाना है। मार्क एक्सिस एंड कर्व क्लियरली, कर्व को क्लियरली करना है, एक्सिस को मार्क करना है। व्हाट डज अ पॉइंट ऑन कर्व इंप्लाई? एक एक पॉइंट क्या इंप्लाई कर रहा है? इस तरीके से हमने जैसे कि कर्व बनाया हुआ है, पॉइंट दिखाए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, है ना। चारों पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, हमें लिखा है डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी का एक क्वेश्चन हमें मिलेगा पेपर में, वो 5 नंबर में मिलेगा, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 45 है, अ फर्म सेल्स 70 यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सॉल्व करना है। 7 रुपीज पर यूनिट, कितनी है? 7 रुपए एक यूनिट का है, और 70 यूनिट एक फर्म ने बेची हुई है। व्हेन द प्राइस राइज बाय 1 रुपीज, 1 रुपए प्राइस उसमें बढ़ गया। ठीक है, इट सेल 80 यूनिट। अब उन्होंने कितनी? 1 रुपए बढ़ा के अब उन्होंने यानी कि 8 रुपए के हिसाब से कितनी बेच दी? टोटल 80 यूनिट्स। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज ऑफ इनिशियली, परसेंटेज ऑफ बाद में। तो हम यही करेंगे, तो पहले इनिशियली का निकालेंगे, तो 80 माइनस 70 टोटल कितना आया? 10 बची, क्योंकि 80 यूनिट ही है, 70 है। ठीक है, 14% आया। उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो अब क्या निकालेंगे? प्राइस के अकॉर्डिंग। पहले कितना था? 7 रुपए, अब कितना था? 8, तो 8 माइनस 7। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया? 14%। दोनों को करेंगे तो फाइनल कितनी आएगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1। ठीक है, पहले हमने किसका निकाला? कितनी यूनिट्स है, यूनिट का परसेंटेज, देन प्राइस का परसेंटेज, यानी क्वांटिटी परसेंटेज, देन आफ्टर प्राइस परसेंटेज, और उनको क्वांटिटी अपॉन प्राइस कर देंगे तो हमें इलास्टिसिटी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इफ मार्जिनल propensity of say MPS is 0.1 and the change in national income is 100, किसमें चेंज हो रही है? 100 रुपीज में। कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लायर का फार्मूला लगेगा 1/MPS, तो 0.1 10 आ गया, और K इंटू डेल्टा आई। तो K इंटू डेल्टा आई यानी कि हमें निकालना क्या है? डेल्टा आई निकालना है। तो डेल्टा बाई अपॉन K 100/10, दैट मीन्स द 10 रुपीज। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10 रुपीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया डायग्राम शोइंग एक्सिस डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, मार्क एक्सिस एंड कर्व क्लियरली। कितनी बार बोला मैंने, कर्व के क्वेश्चंस आपको रीड कर लेना है। देखिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया कर्व से रिलेटेड, और इसको अगर आप कर्व वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 बेटा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज अ डीमेरिट ऑफ द बार्टर सिस्टम। क्या बताना है? डीमेरिट के तौर पे उसको बताना है, मेरिट नहीं बताने, यहाँ पे हमें डीमेरिट बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक न्यूमेरिकल फिर से दिया था एवरेज इनकम, इसको जरूर हम पढ़ लेंगे, यानी कि मीन मोड मीडियन वाला पार्ट जो है वो हमें जरूर कर लेना है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। एवरेज इनकम ऑफ 3 बैचेस ऑफ वर्कर 10, 20 एंड 30 वर्कर्स की दी गई 400, 300, 200। फाइंड आउट द कंबाइंड एवरेज बेस। कंबाइंड निकालना है, फार्मूला हमें पता है NIXI अपॉन XI, सॉरी NIXI अपॉन NI। ठीक है, हमें टोटल मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर लेना, नीचे 10, 20 एंड 30 ऐड करेंगे, फाइनल वैल्यू हमें जो आएगी एवरेज वो निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया गया एक्सप्लेन यानी 3 प्रिकॉशंस नेसेसरी फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू द प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसको आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, पेपर मेरे के हिसाब से तो इजी आया था, मोस्टली पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल हिस्से में हमने जो पढ़े थे मीन मोड मीडियन एवरेज वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप एक बार इसको दोबारा से पेपर को देख लेना बेटा, रिवाइज कर लेना, और बाकी अपनी जो भी बेटर प्रिपरेशन है उसको तैयार रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।